जहाँ से स्वार्थता का अंत होता है, वहीं से मनुष्यता जो है वो प्रारंभ होती है, जन्म लेती है। स्वार्थ जब तक हमारे अंदर है, तब तक हमारे अंदर जो मूल रूप से मानव है, वो प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं आ सकती। आप स्वार्थ आप सभी जानते हैं, स्वार्थ होता क्या है? स्वयं का बस आप ही करना। दो अर्थ होते हैं। स्वार्थी का एक अलग अर्थ होता है और एक अलग अर्थ होता है। स्वार्थी एक हम बुरे पक्ष में देखें तो खुद का सोचना, दूसरे का परमार्थ के बारे में उसको परमार्थ का पा भी नहीं पता होता, ठीक है। बस आप ही करना, बस पहले मुझको मिले, बाकी सब ठीक है। और एक स्वार्थ का अर्थ जो होता है कि स्वयं का अर्थ, स्व धन अर्थ, मतलब स्वयं का अर्थ जानना। जब आप स्वयं के अर्थ को जानने लगते हो, जब आपको जो स्वार्थी जो एक जिसका अर्थ हम ये अभी जो मानव प्रजाति अभी चल रही है भाई, तो वो जो स्वार्थ समझते हैं वो यही समझते हैं कि बस खुद का हित करो। पर स्वार्थ का अर्थ यही नहीं होता। स्वार्थ का अर्थ होता है स्वयं का अर्थ जानना। जब आप स्वयं का अर्थ जानने लगते हो, स्वयं को पहचानने लगते हो, अंदर की जो आत्मा है उसको पहचानने लगते हो, तब आप असली मानव बनते हो। और एक्चुअल में आप ये बिल्कुल सही माने, जिसके अंदर दया, भावना, करुणा, ये सब चीज़ें, मतलब पूरे जो भाव होते हैं, करुणा, दया, प्रेम, ये सब चीज़ें नहीं है तो वो निर्थक है। जीवन जीने का मतलब कोई है नहीं। सामने वाले इंसान को कुछ समझ नहीं रहा, कुछ भी बोल रहा है, आप ऊंची पदवी पे हैं और कोई नीचे पदवी पे है, तो आप उसको कुछ भी मन चाहे कुछ भी बोल रहे हो। तो भले आप लौकिक उसमें बोल रहे हो, पर कोई चीज़ तो है जो नोट कर रही है इस चीज़ को। उस व्यक्ति के मन में कितना आघात होता होगा कि आप कुछ ऐसा बोल रहे हो, उसके लिए कोई कटु वचन बोल रहे हो और वो कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो उसके मन में कितना आघात हो रहा होगा। तो ये चीज़ नोट हो रही है। प्रकृति जो है हर चीज़ को संरक्षित करके रखती है, तो वो चीज़ भी संरक्षित हो रही है और वो आपके लिए हानिकारक होगा। इस पे मैं विश्वास करती हूँ। आप लोग भी पता नहीं करते हैं कि नहीं, पर मैं इस चीज़ पे विश्वास करती हूँ। किसी को दुखी मत करो, हो सके जितना अच्छा काम करो, ठीक है। हो सके अपने पास अगर 2 रुपए हैं, अगर एक्स्ट्रा में 2 रुपए हैं, सब चीज़ होने के बाद भी 2 रुपए अगर एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो 1 रुपया जो है किसी को कोई भूखा है, मतलब 1 रुपए तो उदाहरण है, आजकल कुछ आता नहीं, बता रही हूँ। या अगर 1 रुपए किसी को दान में भी दे दिया, किसी के काम में आ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। और भगवान को तो याद करते रहिए। सफलता, ईश्वर और आपका कर्म, यही 2 एक ऐसी चीज़ है जो आपको सफलता दिला सकती हैं। चलिए, इसी के साथ जो है भाई हम वो क्या है, करंट अफेयर, कौन से तारीख है आज, 19 तारीख का जो है वो करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए, 19 तारीख का करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, सभी ध्यान से पढ़ें। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नियामक संस्था ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है सेबी, दूसरा ऑप्शन है आरबीआई, तीसरा ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक और चौथा ऑप्शन है आपके सामने एचडीएफसी बैंक। बताइए इसका आंसर। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप जो है वो कौन सी संस्था ने ये लॉन्च किया है? इसका आंसर जो है भाई सेबी। इसका आंसर क्या है भाई? सेबी। इस सेबी ने जो है भाई एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सारथी 2.0। इससे जो है उसके कर्मचारियों को, या जो उस मोबाइल को या उस ऐप को यूज़ करेगा, उससे जो है बहुत सुविधाजनक, कुछ डिजिटल माध्यम से हम सुविधाजनक उनका जो काम है हम उसको सरलतापूर्वक कर सकते हैं। ये सेबी ने किया है। ये भारत सरकार के अधीन एक सेबी कार्य करने वाली संस्था है, सेबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड, जिसको हम हिंदी में क्या फुल फॉर्म है इसका, देख लीजिए। भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड जो है वो सेबी का फुल फॉर्म है। ने नियामकों ने को वित्त प्रबंधन की सहायता करने वाला एक ऐप, कौन सा नाम है उसका भाई? सारथी 2.0। वित्तीय जो प्रबंधक है उसका आना जाना या उसका एक प्रणाली बनाना या उसको संबंधित करना जो है, वो हम इस ऐप के जो है सारथी 2.0 ऐप के जरिए, मोबाइल के जरिए हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं और व्यवस्थित रूप से उसको कर सकते हैं। इसलिए सेबी ने उनके कर्मचारियों के लिए ये वाला ऐप मतलब लॉन्च किया है। चलिए, ऐप जटिल वित्तीय अवधारणाओं को सरल बनाता है, जो हमने बात कर ली है कि कोई भी वित्तीय या पैसे संबंधित कोई जटिल यानी मतलब कठिन संख्या से संबंधित या कुछ ऐसा मामला आ जाए जो हम शायद बहुत टाइम लग जाएगा उसको सॉल्व करने में, तो इस काम के लिए जो है ये ऐप बहुत सुविधाजनक होगा। सूचित
निर्णयों के लिए वित्तीय कैलकुलेटर प्रदान करता है, कैलकुलेटर की तरह भी काम करेगा। और केवाईसी अगर आपको कराना है, केवाईसी से संबंधित कार्य भी यहाँ होते हैं, म्यूचुअल फंड से भी संबंधित, ईटीएफ और स्टॉक ट्रेडिंग पर शैक्षिक मॉड्यूल शामिल करता है। तो इन सब चीज़ों का जो है भाई वो एक बहुत अच्छा एक विकल्प लेके आए हैं सेबी। उसका नाम क्या है, मोबाइल ऐप है, उसका नाम है सारथी 2.0। चलिए इसको याद रखें, सारथी 2.0। सारथी 2.0 से आप कभी भी आपके माइंड में अगर कोई बात चले तो सेबी आना चाहिए, ठीक है। ऐसे संबंधित करके क्वेश्चन याद करो। सेबी तो अगर किसी ने बोल दिया सेबी, अगर किसी क्वेश्चन में आया सेबी, तो आपको सेबी से आप याद आंख बंद करके याद करो कि हमने क्वेश्चन क्या पढ़ा था, तो फिर याद आएगा आपको सारथी 2.0। इससे आपको इतनी चीजें तो आप क्वेश्चन सही कर जाएंगे। चलिए, तो सेबी की जो भाई स्थापना हुई थी वो हुई 1988 में, और उसका डेट क्या है भाई, 12 अप्रैल 1988 में इसकी जो है वो गठित हुआ। इसका मुख्यालय वो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है, और इसके अध्यक्ष जो है माधवीपुरी बुच्च, क्या नाम है, माधवीपुरी बुच्च जो है वो इसकी अध्यक्ष है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख का निधन हो गया है, इनका नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया है। रामोजी फिल्म जो है उसका क्या है, रामोजी फिल्म सिटी जो है उनके प्रमुख का निधन हो चुका है। यह साथ में और क्या था भाई, मनोरंजन नेटवर्क के ईटीवी जो है वो थे, इनका निधन हो गया है, ठीक है। तो ये कौन है, ये आपसे पूछा गया, इनका नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है चेरुकुरी रामोजी राव, और दूसरा ऑप्शन है आपके सामने रिचर्ड एम शेरमेन, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने एन बाघुल, चौथा ऑप्शन है ए JT जॉन सिंह। बताइए इसका आंसर, किसी को आंसर पता है तो इसका आंसर दे। चलिए इसका जो आंसर है भाई, आपको नाम से पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि ये किस फिल्म सिटी के जो है कौन डायरेक्टर है। तो भाई ये जो है ये चेरुकुरी रामजी राव जो है, इनका निधन हो चुका है, ये इनकी फोटो है। चलिए अब देख लेते हैं, रामोजी फिल्म सिटी और तेलुगु समाचार और मनोरंजन नेटवर्क ईटीवी के प्रमुख चेरुकुरी रामजी राव का 8 जून 2024 को, 8 जून इसी महीने में जो है 8 जून को इनका हैदराबाद तेलंगाना में निधन हो गया। तो ये जो है तेलंगाना से संबंधित है, हैदराबाद में इनका निधन हो गया था। रामोजी राव जो है 87 वर्ष के हैं थे, ठीक है। 87 वर्ष की उम्र में 4 जून 2024 को इनकी ये शांत हो गए। चेरुकुरी रामोजी राव ने हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर की भाई, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी क्या है, हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी की स्थापना किसने की, चेरुकुरी रामोजी। चेरुकुरी इतना थोड़ा सा याद रख लो, रामोजी तो उनके नाम में आता है तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत फिल्म शहरों में से एक है, ये अच्छे से याद रखें। ये जो 3 लाइन है ये वेरी वेरी मोस्ट है, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, 2 लाइन, ठीक है। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत फिल्म शहरों में से एक है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखें। और सिनेमा पर ध्यान केंद्रित करने वाला भारत का एकमात्र विषयगत अवकाश स्थल है, ठीक है। हैदराबाद जहाँ पर रामोजी राव फिल्म सिटी है उसकी बात कर रहे हैं कि ये फिल्म या सिनेमा स्थलों पर ध्यान देने वाला ये विषयगत अवकाश एक स्थल है, कौन सा, हैदराबाद। और वो कौन सी सिटी है, वहाँ पर रामोजी राव या रामोजी फिल्म सिटी वहां पर स्थापित है। और ये किसने स्थापित करी थी, चेरुकुरी रामोजी राव ने। ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट इसको अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अब भाई तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में समाचारों में देखी गई मिंटू मैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो है भाई वो किस देश द्वारा विकसित की गई है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, फिर है चीन, फिर है जापान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए इसका जो आंसर है भाई वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट जो है। देखिए इसका आंसर क्या है, अमेरिका। और क्या इसने लॉन्च किया है, बिटुन मैन जो है वो थर्ड एक मिसाइल है वो लॉन्च की गई है, वह विकसित कहाँ पर की गई है, अमेरिका में, ठीक है। बिटुन मैन, इसको याद रखें, बिटुन
जो बिटुनमैन जो है थर्ड, इसको याद रखें, बिटुनमैन पहले भी लॉन्च हो चुकी है पर इसका नाम क्या है भाई, थर्ड, ठीक है, बिटुनमैन थर्ड, ये अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका ने बैंडेलबर्ग स्पेस फोर्स बेस में एक निहत्थे बिटुनमैन थर्ड का परीक्षण किया है, ठीक है, ये हमको पता है। और 1960 के दशक में तैनात बिटुमैन थर्ड बोइंग द्वारा डिजाइन किया गया था, ये भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। अमेरिका परमाणु यंत्र का एकमात्र भूमि आधारित घटक है। 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक योजनाओं के बावजूद इसका उपयोग जो है 2029 में उपयोग किया जाएगा, उपलब्ध होने तक किया जाएगा। कहने का मतलब जो है इसका उपयोग जो है 2029 तक किया जाएगा। चलिए, 13,000 किलोमीटर की रेंज वाली 3 चरण ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एकल परमाणु हथियार ले जाती है, जो तेजी से प्रक्षेपण और उच्च क्षमता सुनिश्चित करती है। देखिए, इसमें कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या याद करना है, पढ़ा है हमने। देखिए, ये जो मिसाइल है वो किसने स्थापित की, वो अमेरिका ने स्थापित की, और इसको हम उपयोग कब तक कर सकते हैं, 2029 तक। कब तक कर सकते हैं भाई, 2029 तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। बिनुटमैन थर्ड जो है वो अमेरिका में स्थापित हुई, इसका हम उपयोग 2029 तक कर सकते हैं। ये ठोस ईंधनों का या सामान को ले जाने लायक ये एक घटक है या एक मिसाइल है, तो ये अमेरिका के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अमेरिका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, और इसको जो है 1960 में तैयार किया गया था। इस मिसाइल को जो है 1960 में लॉन्च किया गया था या तैयार किया गया था, लॉन्च तो बाद में हुई थी, तैयार किया गया था। चलिए, अब इसकी राजधानी हम सभी जानते हैं अमेरिका की वाशिंगटन, क्या है भाई, वाशिंगटन। और जो इसके राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, ये भी हम सभी को पता है। और इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर जो है वो इसकी मुद्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम जो है वो क्या है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसका पूरा विस्तृत नाम है। चलिए, अमेरिका 4 जुलाई को जो है अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ये उसी दिन जो है ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ था, इसलिए 4 जुलाई को अमेरिका जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। चलिए, अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा शहर है, उसका राज्य है, उसका नाम क्या है, अलास्का, क्या है, अलास्का, इसको याद रखें, हमने भी पढ़ रखा है ये। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट का लगातार 8वीं बार कितने पर अपरिवर्तित रखा है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, पहला है 6.5%, 8.5%, 7.8%, 5.5%। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। चलिए, इसका जो आंसर है वो है 6.8%। ये जो है भाई इसका रेपो रेट है। रेपो रेट होता क्या है, पहले आप ये समझ लीजिए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। रेपो रेट ये होता है कि जैसे आरबीआई हमारा जो है भाई, आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है हमारा आरबीआई है, ठीक है, और ये अदर बैंक है, कुछ भी मान लो, ठीक है, अन्य अन्य बैंक जो है ये अन्य बैंक होगा, ये हमारा आरबीआई हो गया, ये सेंट्रल बैंक है हमारा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब भी किसी बैंक को हम आरबीआई से पैसा लेना होगा, आरबीआई अगर किसी अन्य बैंक को जरूरत पड़ती है पैसे की, तो वो आरबीआई से ले लेगा। आरबीआई से लेगा तो आरबीआई जो है कुछ ब्याज लगाएगा, आरबीआई उस जो पैसे देगा उस पर ब्याज लगाएगा। तो वो ब्याज को जो है हम रेपो रेट बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, रेपो रेट। तो जो अन्य बैंक जो है आरबीआई से पैसे लेंगे, तो आरबीआई जो पैसे देगा उस पर ब्याज लगाएगा, उस ब्याज को जो है हम रेपो रेट बोलते हैं। और एक और शब्द आता है रिवर्स रेपो रेट। क्या है, रिवर्स रेपो रेट। वो क्या होता है, वो ये होता है कि अभी तो अन्य बैंक ने आरबीआई से पैसे लिए, पर आरबीआई को कभी जरूरत पड़ी अन्य बैंक से पैसे लेने की, तो जब आरबीआई पैसे लेगी अन्य बैंक से, तो अन्य बैंक जो ब्याज लगाएंगे उस पैसे पर, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अभी हम यहाँ तो बात कर रहे हैं रेपो रेट की। तो अभी जो है भाई, क्या हो गया इसमें, अरे चलो ठीक है। तो जो है भाई रेपो रेट, हम रेपो रेट की बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, 6.5%। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति
ने लगातार 8वीं बार नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने के लिए 4:2 से मतदान किया है। अब क्या है, ये आरबीआई ने जो है वो कौन सी समिति, मौद्रिक नीति समिति ने ये डिसाइड किया है कि ये जो रेपो रेट है वो 6.5% होनी चाहिए। अब मौद्रिक नीति समिति होता क्या है, मौद्रिक नीति समिति जो होती है वो 6 सदस्यों की होती है। कितनी 6 सदस्यों की होती है, 3 जो है आरबीआई के लोग होते हैं और 3 जो है वो सेंट्रल से आते हैं या केंद्र सरकार से, वो 3 लोग होते हैं। इनका जो बहुमत निकला है या फिर इनका मत जो है वो जो निकला है भाई वो 4:2 का। तो सबके सबसे ज्यादा मत कहाँ के हैं भाई इसके, कि 6.5 पर जो है इसकी रेपो रेट होनी चाहिए। चलिए, यह जानकारी आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, इसको स्पेशल याद रखें कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है, शक्तिकांत दास। क्या नाम है, शक्तिकांत दास। 7 जून 2024 को वित्तीय वर्ष 2024-25 की द्वितीय द्विमासिक मौद्रिक नीति का घोषणा करते हुए दी है। ये जो है उन्होंने ये घोषणा कब की भाई, 7 जून 2024 को ऐसा उन्होंने घोषणा कर दी थी। किसने की है, शक्तिकांत दास ने, जो आरबीआई के गवर्नर हैं, और उन्होंने ये घोषणा करी है कि आरबीआई की जो रेपो रेट होगी वो 6.5% रेपो रेट उसकी होगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक जो है वो 5 से 7 जून 2024 को आयोजित की गई। ये 24-25 की बात चल रही है, ये इसकी बैठक है। वो कब से कब तक शुरू हुई थी भाई, ये 5 से लेके 7 जून तक ये बैठक चली थी। और एमपीसी की अगली बैठक जो है 6 से 8 अगस्त 2024 के लिए निर्धारित की गई है। कब ये की गई है भाई, ये अगली बैठक 6 से 8 अगस्त 2024 को, अगस्त में ये संपन्न होगी, इसको याद रख लें। चलिए, 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया। इसका ऑप्शन आपके सामने है और इसका आंसर भी आपके सामने है। 8 जून, 5 जून, 3 जून, 2 जून, और इसका आंसर आप सभी को दिख रहा होगा। ये वर्ल्ड ओशन डे जो है वो हम 8 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड ओशन डे जो है वो हम 8 जून को मनाते हैं। विश्व महासागर दिवस जो है 8 जून को मनाया जाता है। ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसे मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य जो है महासागर के महत्व और समुद्री संस्थानों और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है। सिंपल सी चीजें हम सबको भी समझ में आता है कि समुद्रों का बचाव करना, स्वच्छ रखना, वो जो है उसमें ऑक्सीजन लेवल अच्छा बना रहे, इन सब चीजों के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए हम जो है वर्ल्ड ओशन डे जो है मनाते हैं 8 जून को। 2024 का हम इस बार मना रहे हैं। विश्व महासागर दिवस 2024 की थीम जो है वो क्या है, नई गहराई को जागृत करें। नई गहराई जो है उसको जागृत करें, ये 2024 की थीम है वर्ल्ड ओशन डे की। चलिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिसलरी लिमोनाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है पीवी सिंधु, दूसरा है करीना कपूर खान, तीसरा है शाहरुख खान, चौथा है आदित्य रॉय कपूर। बताइए इसका आंसर क्या है। आपको आंसर जो है आप सभी जानते हैं, इनका फोटो देख के समझ पा रहे होंगे। आदित्य राय रॉय, पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं आदित्य रॉय राय जी जो है वो। अब किसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, बिसलरी लिमोनाटा। क्या है, बिसलरी लिमोनाटा जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। चलिए, ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बनाते हैं जिस भी काम के लिए या किसी योजना के लिए, आपने सुना हो हम इस योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इस उत्पाद के सॉरी इस उत्पाद के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, इसलिए बनाते हैं, कोई प्रख्यात व्यक्ति को बनाते हैं जिससे जो है व्यक्ति बहुत ज्यादा जुड़े हों। ठीक है, युवा ज्यादा जुड़े हों। तो अभिनेता, क्रिकेटर, इन लोगों से कितने लोग जुड़े होते हैं और इनकी जीवन शैली को लोग बाग कॉपी करते हैं, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। इनका जो ये प्रसिद्ध लोग हैं ये उसका ऐड करेंगे तो लोग बाग इसको अपनाएंगे, उस ब्रांड की बिक्री ज्यादा होगी, इसलिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। ऐसी ही योजनाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है जिससे जो बड़े बड़े लोग हैं या जिनको आप आदर्श मानते हो उनकी ये बात आप सुनोगे और उस योजना के प्रति आप जागरूक होगे। चलिए, तो बिसलरी इंटरनेशनल भारत के कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक उद्योग में अग्रणी बल के रूप में अपनी शीतल पेय और बिसलरी लिमोनाटा के लिए एक रोमांचक नए अभियान का अनावरण किया है। आदित्य रॉय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में पेश करते हुए डबल द किक, क्या है, ड्यूअल द किक जो है अभियान का उद्देश्य लिमोनाटा के अद्वितीय स्वाद मिश्रण के सार को पकड़ना और जेन जेड
दर्शकों को एक साथ मजबूत संबंध स्थापित करना है। जो है भाई क्या है, सीधी सी बात है कि इस जो उत्पाद है उसका जो है बिक्री बढ़ाना, इसलिए आदित्य रॉय कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, इस उत्पाद की ज्यादा बिक्री हो। और किस अभियान के द्वारा? डबल द किक। क्या है डबल द किक? इस अभियान के द्वारा इस जो ब्रांड है उसका उद्योग बढ़ाना या बिक्री बढ़ाने के लिए आदित्य रॉय कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी मेटलाइफ के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है केके मिश्रा, दूसरा है प्रदीप नटराजन, फिर है समीर बंसल, फिर है दिनेश कुमार खारा। बताइए इसका आंसर। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो बताएं। इसका आंसर जो है भाई समीर बंसल। क्या है भाई? समीर बंसल जी जो है वो ये है। चलिए देख लेते हैं। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी घोषित किया है। 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। 1 जुलाई 2024 से ये अपने पद को संभालेंगे। अभी घोषणा हो गई है कि समीर बंसल जो है इसके निर्देशक के रूप में कार्यरत रहेंगे और जुलाई में ये अपना पदभार संभाल लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। वर्तमान में सुख वितरण अधिकारी के रूप में कार्यरत बंसल अपनी नई भूमिका में 25 वर्षों से अधिक वित्तीय सेवाओं का अनुभव लाते हैं। ये जो है वित्तीय सेवा अधिकारी हैं तो उन्हें इस चीज में बहुत सारी नॉलेज है, इसलिए उनको निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। वह आशीष श्रीवास्तव, आशीष नहीं शायद आशीष होगा, ठीक है, तो श्रीवास्तव के स्थान लेंगे। ये किसका स्थान लेंगे? आशीष श्रीवास्तव का ये जो है स्थान लेने वाले हैं, जो मेट लाइफ इंक के ग्लोबल शेयर्ड सर्विसेज टीम में एचडी के रूप में भारत में स्थानांतरित हो रहे हैं। अब जो है ये जो आशीष श्रीवास्तव की जो जगह ले रहे हैं, तो आशीष श्रीवास्तव की जगह तो समीर बंसल आने वाले हैं। तो आशीष श्रीवास्तव जो है वो किस पद पे आने वाले हैं? वो एमडी के रूप में जो है वो पद लेने वाले हैं, एमडी बनने वाले हैं। किस चीज का? मेट लाइफ इंक के ग्लोबल शेयर जो सर्विसेज टीम है उसके एमडी बनने वाले हैं। उनका जो है पद बढ़ने वाला है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में ईबाई इंटरप्रियोर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 में किसे सम्मानित किया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है गीतांजलि श्री, दूसरा है बेलायन सुवैया, और तीसरा है जेनी एरपेन बेक, और चौथा है पूर्णिमा देवी बर्मन। बताइए इसका आंसर अब क्या हो सकता है भाई? अगर आप इनको जानते हैं, इनको देखा है, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। और इसका आंसर है बेलायन सुबैया। क्या है? बेलायन सुबैया है। तो हम ये देख लेते हैं ये कौन सा अवार्ड है। ये जो अवार्ड है उसको पढ़िए। एवाई इंटरप्रियोर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 का जो है वो बेलायोर का को मिला है। क्या है? भारतीय उद्यमी, ठीक है, बेलायन सुबैया। बेलायन सुबैया को मोनाको को सेलेडेन एट्रोइल्स में आयोजित एक समारोह में एवाई इंटरप्रियोर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बेलायन सुबैया इस पुरस्कार के 24 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाले चौथे भारतीय बने हैं। ये जो भाई ये पुरस्कार जो है 24 साल से दिया जा रहा है और इसके इतिहास में 4 भारतीयों को ये पुरस्कार मिला है। 24 साल के इतिहास में 4 भारतीय जो है इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। अब ये चौथे कौन बन गए हैं? बेलायन सुबैया। और जो 3 है वो हम पढ़ रहे हैं अभी, देखो वह इंफोसिस के NR नारायण मूर्ति। ये पहले जो है नारायण मूर्ति को मिला ये वाला अवार्ड, वो इंफोसिस के NR थे। और दूसरे व्यक्ति क्या है? कोटक फाइनेंस के उदय कोटक। दूसरा व्यक्ति कौन है? उदय कोटक। और तीसरे व्यक्ति क्या है? बायोकॉन लिमिटेड की किरण मजूमदार। क्या है? तीसरे व्यक्ति कौन से हैं? किरण मजूमदार। ये 3 व्यक्तियों को मिल चुका है। चौथे कौन है? बल्लेयार सुबैया। ये जो है चौथे व्यक्ति हैं। और ये जरूर याद रखें कि ये इंफोसिस से संबंधित हैं, नारायण मूर्ति, और दूसरे जो उदय कोटक है वो फाइनेंस से संबंधित है, और भाई बायोकॉन लिमिटेड से संबंधित कौन है? किरण मजूमदार। इन तीनों को मिल चुका है। चौथा है विलायर सुबैया। तो हमको कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। ये पुरस्कार विलायर सुबैया को मिला। 24 साल के इतिहास में सिर्फ 4 जो लोग हैं वो भारतीय इस पुरस्कार को जीत चुके हैं। नाम हमने देख ली है। चलिए 9वां क्वेश्चन है,
20 वर्षों के पुनः चुने जाने वाले पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? इसके ऑप्शन आपसे आपके सामने हैं। पहला है ओम बिरला, दूसरा है राहुल गांधी, तीसरा है मुकेश ददाल और चौथा है शंकर लाल वानी। बताइए इसका आंसर, आप सभी को पता होगा इसका आंसर जो है ओम बिरला। ये ओम बिरला जी जो है इस इनकी फोटो है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 4 जून 2024 को कोटा संसदीय सीट जीतकर, कोटा से हैं, आप सभी को पता है उनकी सीट कहाँ से भाई, वो कहाँ का क्षेत्र है, कोटा, राजस्थान, कोटा से संसदीय सीट जीतकर जो है उल्लेखनीय उपलब्धि जो है हासिल की है। 41,139 वोटों से बड़े अंतर से जीत हासिल की है। किस क्षेत्र से? कोटा, राजस्थान, कोटा से। बिरला 20 वर्षों में पुनः निर्वाचित होने वाले पहले सभापति बन गए हैं। ये जो है इनके नाम में एक इतिहास रच गया है कि जो 20 वर्षों में ये जो है पुनः निर्वाचित हो चुके हैं या जीत चुके हैं। कौन सा क्षेत्र है? कोटा क्षेत्र, राजस्थान के कोटा क्षेत्र से ये जीत गए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है आप सभी जानते होंगे, ओम बिरला। ठीक है, स्पीकर। चलिए, तो ये जो है ये गलती से हो गया है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, बाकी ये ऐसे ही मिसप्रिंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है रिवीजन का है ये क्वेश्चन, हम सभी ने ये क्वेश्चन पढ़ लिया है। अब 10वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर खिलाड़ी कौन बने हैं? ये आंसर आप सभी को इसका पता है। इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? रोहित शर्मा, दूसरा है MS धोनी, तीसरा है विराट कोहली और चौथा है सूर्य कुमार यादव। बताइए इसका आंसर क्या है? और इसका आंसर जो है वो सभी को पता है, रोहित शर्मा। क्या है इसका आंसर? रोहित शर्मा जो है 600 छक्के लगाने वाले जो है दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और ये जो क्वेश्चन है हमने कल ही पढ़ा है इसको। और इनको जो है रोहित शर्मा को क्या बोलते हैं? उनका उपनाम क्या है? हिटमैन। क्या नाम है इनका उपनाम? हिटमैन। चलिए, ये जो है ये क्वेश्चन हो चुके हैं। और ये जो हमने एक जो स्लाइड हमने ये पढ़ ली है, ये जो स्लाइड है, ये जो हमने एक क्या इसके जो मुख्यालय लिखे हैं, संगठन है और उनके मुख्यालय हैं, ये जो मुख्यालय हमने पढ़ लिए हैं, ये रिपीटेड है। आप सभी जो है इनको अच्छे से याद कर लें, एक बार रिवीजन है, हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। चलिए, भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मुंबई इसका मुख्यालय है। और नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सेबी का मुख्यालय है मुंबई भाई। TRAI का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। और BCCI का मुख्यालय वो भी मुंबई है। और FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली। और जो नासकॉम जो है उसका भी भाई नोएडा, इसका उत्तर प्रदेश इसका मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय सभी को पता ही है, बेंगलुरु। और भारतीय स्टेट बैंक का कहाँ है? मुंबई। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली। और CBI का मुख्यालय है नई दिल्ली। ये जो मैंने आपको तब कराए थे तो डिवाइडेशन करा दिया था, नई दिल्ली वाला और मुंबई वाला। फिर बाकी बस एक नोएडा का बचता है बस, और एक बेंगलुरु का बचता है, बाकी तो नई दिल्ली और मुंबई में है। तो ये मैंने पहले आपको याद करा दिए हैं, ये रिवीजन है आपका, आप सभी को ये याद हो गए होंगे। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ। राधे राधे।